Before we start this video, do like and subscribe to our channel and not miss on any updates. हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम श्रीराम है और मैं CA फाइनल AFM का फैकल्टी हूँ। आज हम रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं और इस चैप्टर ये चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 तीन चैप्टर कौन कौन से हैं? फाइनेंशियल पॉलिसी, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी प्लस रिस्क मैनेजमेंट और आपका तीसरा चैप्टर है एडवांस कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। इन तीनों का कुल मिला के 8 से 15 मार्क तक क्वेश्चन आने की संभावना है और ये उनका स्किल बेस्ड वेटेजेस जो दिया है इंस्टीट्यूट ने जो अपने वेबसाइट पे दिया है उसमें स्किल बेस्ड वेटेजेस और सेक्शन वाइज वेटेजेस में ये नंबर दिया गया है। ठीक है, तो अभी ये हर बार और हर एग्जाम में 8 मार्क या 15 मार्क आएंगे वो नहीं पता, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑल्सो वेरीज। कभी कभार क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा मार्क के भी आ सकते हैं, राइट। लेकिन पिछले 2-3 अटेम्प्ट का अगर आप देखें तो फाइनेंशियल पॉलिसी, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी से डेफिनेटली एक तो क्वेश्चन आया है और ये रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर और एडवांस कैपिटल बजटिंग से भी इधर थियरी और प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस आ चुके हैं। और आज हम जो रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर की बात कर रहे हैं, ये चैप्टर बहुत ही सरल और आसान है। ठीक है, इसमें कोई ऐसा कुछ भी तीर मारने वाली चीज़ नहीं है कि अब बहुत कठिन है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही सिंपल है। हम शायद आधे घंटे या 40 मिनट में एक्चुअली चैप्टर खत्म भी कर सकते हैं, उतना सिंपल है। ठीक है, इसमें काफ़ी थियरी है, काफ़ी सारा पोर्शन थियरी वाला है और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिकल का, VAR का। वो बहुत ही ईजी है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1-2 सवाल हम सॉल्व कर देंगे, बस वो 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, बस हो गया आपका प्रिपरेशन इस चैप्टर के लिए। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं क्या करना है। तो उससे पहले अगर आपने ऑलरेडी हमारे जो भी यूट्यूब चैनल है, लिंक्डइन है, इंस्टा है, ट्विटर है, जो भी सोशल मीडिया है, उस पर अगर आप हमें ऑलरेडी फॉलो करते हैं तो बहुत बढ़िया। अगर फॉलो नहीं करते हैं तो कृपया तुरंत फॉलो कीजिए। ये काफ़ी सारे अपडेट जो हैं हम अपने यूट्यूब या इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप, अब हमारे वेबसाइट में काफ़ी सारे अपडेट देते हैं। तो अगर आप हमें फॉलो करोगे तो हम आपके AFM प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ। मैं इंडिगोलन का को-फाउंडर और CEO हूँ। मैं, सूरज और शरद तीनों ने मिलकर साथ में शुरू किया था ये इंडिगोलन। मैं CA फाइनल AFM के बच्चों को पढ़ाता हूँ और CFA लेवल 1 लेवल 2 भी पढ़ाता हूँ। मैं खुद CA हूँ, CFA हूँ। मैंने ISB से MBA भी किया है। 15-16 साल का एक्सपीरियंस भी है मेरे पास और मैं अभी तक 4 से 5 हज़ार स्टूडेंट तक करीबन पढ़ा चुका हूँ। मेरा पैशन है लाइफ में फाइनेंशियल मार्केट्स और इकोनॉमिक्स, बहुत दोनों चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है मेरा। मैं अभी तो वनफिन में हूँ पिछले 7-8 साल से। उसके पहले फर्लिंको में वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस था। उसके पहले कोरोमंडल फर्टिलाइज़र, उसमें मैं हेड ऑफ ट्रेजरी था। उसके पहले BNP पारिबा में काम कर चुका हूँ मुंबई में, इक्विटी रिसर्च में। मैं एज ए जेड CA हूँ, CFA हूँ और ISB हैदराबाद से भी ग्रेजुएट कर चुका हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, उनका जो MBA होता है उसमें से ग्रेजुएट कर चुका हूँ। ठीक है, और अभी चलते हैं डायरेक्ट चैप्टर पे और चैप्टर चालू होता है थियरी के साथ। तो यह है पहला वाला, रिस्क फेस बाय द ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर का टाइटल ही है रिस्क मैनेजमेंट। तो व्हाट आर द रिस्क फेस बाय ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ रिस्क 4 तरीके के होते हैं। एक है स्ट्रेटेजिक रिस्क, कंप्लायंस रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क और फाइनेंस रिस्क। हम AFM जो पढ़ रहे हैं, फाइनेंस का सब्जेक्ट है, तो हमें ऑब्वियस है कि फाइनेंस रिस्क पे ही ज़्यादा ध्यान देना होगा, वो अलग बात है। बट आपको जानना भी पड़ेगा कि स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या होता है, ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है या फिर कंप्लायंस रिस्क क्या होता है। तो स्ट्रेटेजिक रिस्क में क्या आता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, एक्चुअली हम लोगों ने वो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था जिसका आपने रिवीजन देखा होगा, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का। उसमें भी हमने पढ़ा था कि स्ट्रैटेजी मतलब लॉन्ग टर्म होता है। तो ये जो स्ट्रेटेजिक रिस्क होता है वो भी लॉन्ग टर्म रिस्क के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम स्ट्रेटेजिक रिस्क के बारे में बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कंपनी सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा, कंपनी कुछ साल के बाद बंद हो जाएगा क्या। आपको एग्जाम्पल है नोकिया, ब्लैकबेरी, कोडक, कितने सौ एग्जाम्पल है, हमारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में ही दिया हुआ है। तो इन सब लोगों ने कुछ ना कुछ गलती की है, कुछ ना कुछ रिस्क फेस किया है जिसको उन लोगों ने हैंडल नहीं किया, हैंडल कर नहीं पाए, चाहे कुछ भी वजह हो, राइट। तो वो रिस्क पैदा कैसे होता है, यू हैव एनवायरमेंट रिस्क। एंड ये एनवायरमेंट नॉट ओनली फिजिकल एनवायरमेंट, आपका इंडस्ट्री लैंडस्केप, इंडस्ट्री एनवायरमेंट, उसके हिसाब से भी हो सकता है। यू कैन फेस रिस्क फ्रॉम द एनवायरमेंट, इंडस्ट्री एनवायरमेंट। देन टेक्नोलॉजी मतलब नया जो टेक्नोलॉजी आया है आप अडेप्ट नहीं कर पा रहे हो, उस नए टेक्नोलॉजी को आप अडेप्ट नहीं कर पा रहे हो और आप अपने प्रोडक्ट को चेंज नहीं कर पा रहे हो ताकि कस्टमर के टेस्ट हो, प्रेफरेंसेस हो, रिक्वायरमेंट हो, जो भी हो उसको आप मीट नहीं कर पा रहे हो। उसके वजह से कोई टेक्नोलॉजी आपका डिसरप्टर हो जाता है। फिर कॉम्पिटिटर, आपका एक नया कॉम्पिटिटर है जो कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है जिसको लोग काफ़ी, मतलब आप सोचिए हमारा अभी पहले बिग बास्केट था,
बिग बास्केट के बाद जोमेटो आया, जोमेटो का ब्लिंकिट था, वो भी डिलीवरी कर रहा था। अभी जेप्टो आया है। तो नए नए जब कॉम्पिटिटर आते हैं तो दे टेक अवे सम मार्केट शेयर फ्रॉम यू, राइट। तो वो है। फिर देन चौथा है रॉ मटेरियल कॉस्ट। अगर आपका रॉ मटेरियल का जो भी कॉस्ट है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और आप उसके कारण आप अभी अपना प्रोडक्शन जो है वो आप सही तरीके से कर नहीं पा रहे हो, या फिर आपका प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत बढ़ गया है और कस्टमर उस कॉस्ट पे आपको पे नहीं करेगा, राइट। तो क्या करोगे? धंधा बंद करना पड़ेगा। सो सेम लॉजिक, रॉ मटेरियल कॉस्ट कैन पोज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रिस्क। फिर कस्टमर प्रेफरेंसेस, जो पहले से बता रहा था मैं, कस्टमर का अगर टेस्ट चेंज हो गया, पहले आते थे नॉर्मल फ़ोन, फिर सबको ड्यूअल सिम वाले फ़ोन चाहिए थे, फिर अभी स्मार्टफोन चाहिए। सो कस्टमर का प्रेफरेंस एवॉल्व हो रहा है, टेक्नोलॉजी भी साथ में बदल रही है, बट प्रेफरेंस एवॉल्व हो रहा है। आप उस प्रेफरेंसेस को मैचअप नहीं कर पा रहे हो तो कंपनी के सर्वाइवल के चांसेस बहुत बहुत कम होंगे, ठीक है। और ये एक चीज़ याद रखो, इसमें ना, इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस हैं थियरी के हैं, लेकिन मैंने जितने भी आंसर शीट्स बच्चों के देखे हैं ना, सभी आंसर शीट्स में लोगों को फुल मार्क्स नहीं आते हैं थियरी क्वेश्चंस के, क्योंकि कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कीवर्ड्स अगर आप इस्तेमाल करोगे तो ऐसे आंसर देता है। कीवर्ड इस्तेमाल नहीं करोगे, आप जिस तरीके से अपने ऑडिटिंग में आता है, ऑडिटिंग में भी आप कीवर्ड्स का उपयोग करते हो, अगर आप कीवर्ड्स का उपयोग करोगे तो मार्क्स मिलेंगे। कीवर्ड्स का बिना उपयोग किए कुछ भी अपना जो भी अपने मन का ज्ञान है ना वो लिखोगे तो मार्क नहीं आएंगे। ये लिख के रख लो, ठीक है। तो मैं पूरे कीवर्ड्स को हाईलाइट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ये लास्ट डे रिवीजन नोट्स में दे रहा हूँ। तो आप एक दो बार आपको मटेरियल पढ़ना पड़ेगा, मेरा T380+ भी मटेरियल भी है, वो भी साथ में देख के पढ़ लो। और ये लास्ट डे रिवीजन नोट्स में कीवर्ड्स को ही मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आते हैं कंप्लायंस रिस्क पे। ये कंप्लायंस रिस्क क्या होता है? आपका सेबी का गाइडलाइन, ROC का गाइडलाइन, देन इनकम टैक्स के गाइडलाइंस, GST का रूल, ट्रेड लाइसेंस का रूल, प्रोफेशनल टैक्स, कुछ आप कोई भी रूल लॉ ले लो, अगर आप वो रूल लॉ फॉलो नहीं कर रहे हो तो कंपनी विल फेस रिस्क। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो भी धंधा है ना, ऑल दिस डिपार्टमेंट्स कैन कम एंड फ्रीज योर ऑपरेशन। आप अगर ढंग से कंप्लायंस नहीं करोगे तो एनी ऑफ देम कैन कम एंड फ्रीज योर बैंक अकाउंट। फिर क्या होगा? धंधा कैसे चलेगा? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक केयर ऑफ कंप्लायंस रिस्क, टेक केयर ऑफ कंप्लायंसेस, ताकि उसका रिस्क जो भी है आप मिटिगेट कर सको। मिटिगेट का मतलब है यू काउंटर, मतलब यू रिड्यूस, राइट, वो मिटिगेट होता है। फिर तीसरे पे आते हैं ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है? एनीथिंग टू डू विद ऑपरेशंस। इट कैन बी प्रोसेस ओरिएंटेड और पर्सन ओरिएंटेड, और दोनों मिला के। प्रोसेस क्या है? सोचो आपका अकाउंटिंग प्रोसेस है, अकाउंटिंग प्रोसेस में आपने कुछ गलत कर दिया है, अकाउंट ए के बजाय अकाउंट बी में डेबिट कर दिया, वो प्रोसेस रिलेटेड। या फिर पर्सन रिलेटेड, मतलब एक बंदा जो भी है कैशियर, उसको पैसे देने हैं, वो पैसे एग्जैक्ट ज्यादा अमाउंट दे दिया, 100 नोट के बजाय 500 का नोट दे दिया, राइट। सो इट कैन बी पर्सन और प्रोसेस, और दोनों मिला के। एंड ये कैश और अकाउंटिंग ही नहीं, इट कैन बी इन नॉर्मल प्रोडक्शन प्रोसेस ऑल्सो यू मे हैव अ रिस्क, योर आपके ऑपरेशंस में यू कैन हैव अ रिस्क। सो यू कैन हैव वेराइटीज ऑफ रिस्क एनीवेयर इन द ऑपरेशंस, ओके, नॉट ओनली इन अकाउंटिंग, राइट। फिर आते हैं फाइनेंस रिस्क। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क, क्योंकि हम फाइनेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियल रिस्क में देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिस्क। क्या है? पहला आता है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क क्या है? रिस्क दैट यू डोंट हैव सफिशिएंट मनी, आपके पास पैसा नहीं है पे करने के लिए। आपके जो भी सप्लायर्स हैं, वेंडर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, लेंडर्स हैं, उनको आपको पैसे देने हैं, उस दिन आपके पास पैसे नहीं है, तो वो रिस्क है कि आपके पास सफिशिएंट लिक्विडिटी नहीं है। आपका वो जो रेशियोज है ना, लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, वो सब दे ऑल डिपिक्ट व्हाट, कौन से ऐसे एसेट आपके पास हैं जो रेडीली लिक्विडेट करके आप अपने सप्लायर्स के ऑब्लिगेशंस को मीट कर सकते हैं, राइट। सो लिक्विडिटी रिस्क एक बड़ा, बहुत ही मेजर रिस्क है। फिर आते हैं करेंसी रिस्क पर। करेंसी रिस्क क्या होता है? करेंसी रिस्क माने अगर आप इंपोर्टर हो या एक्सपोर्टर, फिर अगर इंपोर्टर हो या एक्सपोर्टर, कोई भी हो सकते हो, करेंसी का रेट जब चेंज होता है तो आपके जो पेमेंट्स हैं, रिसीवेबल्स हैं, बैलेंस शीट में आइटम्स हैं, तीनों में कुछ लॉस आ सकता है। कैसे? एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये क्या है? जो सामान आप खरीद रहे हो, आप सोचो आप इंपोर्टर हो, आपने रुपी जब 85 पे था, आपने ऑर्डर प्लेस किया था, आज रुपी सोचिए 90 पे चला गया, तो क्या होगा आपको? जब, और आपने हेज नहीं किया, ये हेजिंग क्या है हम फॉरेक्स चैप्टर में पढ़ेंगे, आपने कुछ ना कुछ तो इसमें भी पढ़ा होगा, आपके FR में हेज अकाउंटिंग, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, बट मेरे ख्याल से अगर रिवीजन क्लास आप अटेंड कर रहे हो तो आपको वो सब ऑलरेडी पता होना चाहिए। बट एनीवे, तो आपने खरीदा 85 पे, हेज नहीं किया तो रुपये का रेट 90 पे चला गया, तो क्या होगा? आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि आपने जो माल खरीदा है 85 पे, उस माल को
आपने 90 पे किया, तो आप जब प्रोडक्ट का प्राइसिंग करते हो तो आप अगर मार्केट बोल रहा है, मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग है, सोचो आपका प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपये है, तो आप 100 रुपये ही डाल सकते हो, आप 100 रुपये ही ले सकते हो कस्टमर से। ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं मेरा फॉरेक्स का लॉस हो गया 90 रुपये का, 85 to 90 का लॉस है, तो मुझे आप 105 दो। कोई कस्टमर नहीं देगा। मार्केट में कोई और प्रोडक्ट, कोई और कॉम्पिटिटर 100 रुपये बेच रहा है, तो आप 105 पे थोड़ी बेच पाओगे, तो आपको भी 100 में बेचना पड़ेगा। जब आप 100 पे बेचोगे तो आपका लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि आप सोच रहे थे कि आप 85 पे खरीदोगे, लेकिन हेज नहीं किया और 90 पे करना पड़ा, तो आपका मार्जिन जो भी है ना 100 to 85 जो 15 था, 100 to 90 10 हो गया। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैज गॉन अप, बिकॉज ऑफ विच मार्जिन हैज कम डाउन। दूसरे आते हैं सेल्स रियलाइजेशन पे, एग्जैक्टली उल्टा। सोचिए इन्फोसिस क्या करता है? इन्फोसिस सेल्स, राइट, इट सेल्स सर्विसेज, मतलब बाहर देश को एक्सपोर्ट करता है। जब एक्सपोर्ट किया, रुपये का रेट था 85, उन लोगों ने सोचा कि हाँ ठीक है 85 है, हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे, लेकिन रुपये आ गया 80 पे। तो जब पैसे यूएस डॉलर में इंडिया में वापस आए और रुपये में कन्वर्ट किए और आपने रुपये में उसको कन्वर्ट किया, तो 85 का जो था वो पैसा एक्चुअली 80 रुपये से आया। तो क्या हो गया? आपने जो रियलाइज किया कम रियलाइज किया। तो आप इंपोर्टर हो या एक्सपोर्टर हो, आपको करेंसी का इंपैक्ट लग सकता है किसी भी हालत में। एप्रिसिएशन हो, डिप्रिसिएशन हो, एक्सपोर्टर को एप्रिसिएशन हर्ट करता है, इंपोर्टर को डिप्रिसिएशन हर्ट करता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये आपने देखा होगा। आपका जो भी लोन है, बोरोइंग लिया है आपने, फॉरेन करेंसी बोरोइंग, हेज नहीं है, तो अगर रुपये डिप्रिशिएट करते जा रहा है तो आपका फॉरेन करेंसी बोरोइंग का वैल्यू बढ़ता जाएगा, आपको जो रीपे करना है वो बढ़ता जाएगा। ये एक चीज़ है। दूसरा चीज़ है वो नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सब्सिडरी। पैसा आपने एक फॉरेन सब्सिडरी में डाला है, अब फॉरेन सब्सिडरी का जो भी इन्वेस्टमेंट किया है आपने, पहले आपके पास तो रुपए था, पहले रुपए को डॉलर में कन्वर्ट किया आपने, वो डॉलर वहां पे डाला है आपने। नाउ अभी क्या हो गया? तो आपने जो 80 पे डाला है और सोचो डॉलर आ गया 70 पे, वो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जब आप वापस लेके आओगे, तो इन्वेस्टमेंट जब भी बेचोगे या बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज करोगे, आपको 70 पे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, लेकिन पैसा तो डाला आपने 80 पे, तो लॉस हो गया ना। तो उस तरीके से प्रोडक्शन पे भी हिट हो सकता है, सेल्स पे भी हो सकता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज उस पे भी हो सकता है करेंसी का इंपैक्ट। तो करेंसी रिस्क एक मेजर रिस्क है। उसको कैसे हेज किया जाए हम फॉरेक्स चैप्टर में और बहुत ही डीपली समझेंगे। ठीक है, फिर आते हैं काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है? रिस्क दैट आपको जिससे भी पैसे आने हैं वो नहीं आएंगे। मतलब आपका कोई डेटर है, आपका कोई रिसीवेबल है, वो आदमी आपको पैसे नहीं दे रहा है किसी भी कारण से, उसको किसी और ने नहीं दिया, उसने पैसे को, उसका लॉस हो गया या फिर उसका बैंकरप्सी हो गया, जो भी हो गया, वो आपको पैसे वापस नहीं दे रहा है। द रिस्क दैट द काउंटर पार्टी, ऑपोजिट पार्टी जो भी है, वो पैसे आपको वापस न दे। आपने जो सेल किया उसका पैसा हो सकता है, आपने लोन दिया उसका पैसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। वो है काउंटर पार्टी रिस्क। फिर आते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। ये भी एक बड़ा सा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है एक्चुअली, उतना भी बड़ा नहीं है, एक अच्छा चैप्टर है अपने पास। ठीक है, तो आप वो भी पढ़ोगे आप। तो इंटरेस्ट रेट इसमें क्या होता है? फ्लोटिंग और फिक्स रेट का रिस्क होता है। ये फ्लोटिंग फिक्स रेट का क्या झंझट है? सोचिए आपने 5% फ्लोटिंग रेट, मतलब जब भी रेट चेंज होता है तो इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, तो आपको उतना इंटरेस्ट रेट इधर भरना पड़ेगा या कलेक्ट करना पड़ेगा। सोचो आपने लोन किसी को दिया है, लोन 5% पे, लेकिन मार्केट में फ्लोटिंग रेट पे दिया है, फ्लोटिंग, और रेट कम हो गया। अगले महीना जब आपको इंटरेस्ट रीसेट करना है तो सोचिए 4% हो गया इंटरेस्ट। तो आपको पहले तो आपने लोन दिया था 5 पे, अभी अगले महीने आपको इंटरेस्ट आ गया 4 पे, राइट। तो यहां तो फिक्स देना था, अगर फिक्स रेट 5% पे दिया होता आपने तो आपको 5% मिलता, लेकिन आपने फ्लोटिंग रेट 5 पे दिया तो अगला महीना आपको 4 ही मिलेगा, राइट। अगर ये फ्लोटिंग का चक्कर है। अभी देखो फिक्स्ड का, आपने लोन दिया था 10% पे फिक्स्ड, लेकिन अभी रेट बढ़ गया, रेट अभी मार्केट में 12% है 2 महीने बाद, आपने जल्दी में लोन 10% में फिक्स पे फ्रीज कर दिया था, राइट। अगर आप फ्लोटिंग देते तो जब मार्केट 12 पे पहुंचता तो आपको भी 12% इंटरेस्ट मिलता। तो ये देखिए, अभी फ्लोटिंग में इंटरेस्ट नीचे आ गया तो आपको दिक्कत है, फिक्स्ड में इंटरेस्ट ऊपर चढ़ गया तो आपको दिक्कत है। सो बोथ वेज आपको दिक्कत है, बोथ वेज देयर आर रिस्क, राइट। सो इस रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए? आपके पास इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस है, कैप है, फ्लोर है, काफी चीजें हैं, वो सब आप अच्छे से, जो भी ये चैप्टर है ना इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर, उसमें हम ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये फ्लोटिंग रेट और फिक्स रेट का रिस्क है, ये भी एक बड़ा सा रिस्क है। ठीक है, फिर आते हैं पॉलिटिकल रिस्क। ये पॉलिटिकल रिस्क ना, ये डोमेस्टिक भी हो सकता है, फॉरेन भी हो सकता है। फॉरेन मतलब आपने जाके कहीं और इन्वेस्ट किया है और वहां का पॉलिटिकल सिचुएशन आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर भारी पड़ रहा है। ठीक है, तो कॉन्फिस्केशन मतलब आपने जाके वेनेजुएला में पैसा डाला है, वेनेजुएला पता है ना कहाँ है, साउथ अमेरिका में, वहां जाके पैसा डाला है आपने, वो एक बड़ा सा एक कंपनी बनाया है, उस कंपनी में इंडिया से $1 बिलियन लेके गए और वेनेजुएलन गवर्नमेंट ने बोला है चल भाई टाटा मैं ले रहा हूँ पैसे, जो भी तूने प्लांट बनाया है ना, मैं प्लांट नेशनलाइज कर रहा हूँ, मैं कॉन्फिस्केट कर रहा हूँ, मैं अपने पास रख रहा हूँ, तुझे वापस नहीं दूंगा, तू चल, किसको बोलता है बोल,
राइट वो हो सकता है एंड काफ़ी बार हो चुका है ये, स्पेशली साउथ अमेरिकन कंट्रीज, फिर अफ्रीकन कंट्रीज में ये नेशनलाइजेशन हुआ। इंडिया में भी हुआ था, बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था 1970s में, फिर 80 में, ठीक है। फिर रैशनिंग रेमिटेंसेस, मतलब सेम एग्जांपल, आप वेनेजुला में जाके पैसे डाला आपने और वेनेजुएलन गवर्नमेंट बोल रहा है वापस पैसे लेके नहीं जा सकते, तुम्हें जो करना है दोबारा यहाँ इन्वेस्ट करो, यहाँ पे मौज उड़ाओ, लेकिन पैसे बाहर में लेके जाओ, पैसों को बाहर मत लेके जाओ। तो यूर देर रेड्यूसिंग रेमिटेंसेस। फिर आते हैं रिस्ट्रिक्शंस ऑन कन्वर्शन, मतलब आई विल नॉट अलाउ यू टू कन्वर्ट, राइट। तो मतलब आई विल नॉट अलाउ यू टू कन्वर्ट, आई विल पुट लिमिटेशंस। आपको LRS पता है ना, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, जो आपने SPOM इकोनॉमिक लॉस में, फेमा में पढ़ा था। फॉर इंडिविजुअल $2 लाख से $250 कुछ तो है ना आपका, हाउ मच कैन यू कन्वर्ट इनटू डॉलर्स एवरी ईयर फॉर इंडियन इंडिविजुअल। सो उस तरीके का अगर कोई रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लगाया जाए तो आप धंधा नहीं कर सकते हो। कंपनीज के ऊपर ऐसे रिस्ट्रिक्शन डालोगे तो कंपनी कैसे धंधा करेगा, कुछ पेमेंट्स कैसे करेंगे, रिसीट्स कैसे आएंगी, कुछ प्रॉफिट्स रिपैट्रिएट करना होगा, कैसे होगा, वो नहीं हो सकता है। रिस्ट्रिक्शन ऑन बोरिंग्स, सो दिस काइंड ऑफ कंपनीज कैन नॉट बोरो, वी विल नॉट अलाउ देम टू बोरो। उस टाइप का अगर कोई रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा, और या फिर इंश्योरेंस कंपनीज कैन नॉट हैव बोरिंग्स, banks have their leverage cannot be so much, right? So उस टाइप का अगर जो भी restrictions आएंगे they will impact the companies, so they are all risks। फिर प्राइस कंट्रोल्स, ये तो फार्मा में तो बहुत ही कॉमन है ना, वी हैव कौन ड्रग प्राइस कंट्रोलर हैं अपने इंडिया में, सो दे विल नॉट अलाउ यू टू प्राइस इट व्हाट एवर यू वांट, क्योंकि अरे लोग हैं भाई, लोगों के पास पैसा नहीं है। इंडिया इज ए डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड कंट्री, आप 1000 रुपए का एक टैबलेट डालोगे कौन खरीदेगा, और लोगों को चाहिए तो गवर्नमेंट विल से नहीं, विल ईच टैबलेट एट 1 रुपी, आपको मानना पड़ेगा, वरना धंधा मत करो, चले जाओ। देन पेटेंट, ये भी सेम थिंग, पेटेंट इनवैलिडेशन। आपका पेटेंट जो भी है इंडिया में नहीं चलेगा, आप वापस चले जाओ, हम वो पेटेंट लेके, कोविड टाइम पे सोचिए ना, इंडियन गवर्नमेंट कुड हैव सेड ऑल पेटेंट्स आर इनवैलिड, यू हैव टू व्हाट एवर यू हैव टू डू, आप हमारा इंडिया में जो भी करोगे, इफ यू हैव टू गिव ऑफ योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू एवरीबॉडी, सो दैट वी विल जनरेट इंजेक्शंस जो भी है, वैक्सीन, सो दैट ऑल द पीपल कैन बी वैक्सीनेटेड। हो सकता ना, हुआ नहीं है बट हो सकता है ना, सो यू कैन इनवैलिडेट पेटेंट। सो ऑल दीज आर टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल रिस्क, दीज कैन एग्जिस्ट, आपके सेम कंट्री में भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली फॉरेन कंट्रीज में होते हैं, जब आप जाके कहीं और इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। ये हुआ आपका प्राइमरी थिंग, व्हाट आर द वेरियस रिस्क्स। अभी चलो आगे चलते हैं, हाउ डू वेरियस स्टेक होल्डर्स व्यू दिस रिस्क, मतलब देयर आर वेरियस स्टेक होल्डर्स, हु आर द स्टेक होल्डर्स, एक होते हैं आपके डेट और इक्विटी फाइनेंशियल्स, दूसरा होता है कंपनी देमसेल्व्स, और तीसरा होता है गवर्नमेंट। तीनों कैसे, किस नजरिए से देखते हैं और किस एंगल से देखते हैं। जब हम इक्विटी होल्डर्स की बात करते हैं तो हाई लेवरेज इज हाई रिस्क, okay, even lenders as well as equity holders, both of them high leverages, think high leverage is high risk। high leverage मतलब क्या है, debt is higher, that is debt equity ratio क्या होना चाहिए, सोचिए debt equity ratio is 9:1, मतलब 90% कंपनी में जो पैसा है वो लोन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये जो इक्विटी होल्डर है किसी और का पैसे लेके अय्याशी कर रहा है, फुल रिस्क ले रहा है, तो इक्विटी वालों को भी वो पसंद नहीं है, क्योंकि इक्विटी वालों को पता है कि अगर कंपनी डूब गया या डूब करने का उसका कोई भी थोड़ा भी सा भी उसका कोई सिचुएशन आ जाए, तो जो भी पैसा आएगा ना डेट होल्डर ही लेके जाएगा, तो इक्विटी होल्डर को 1 रुपया नहीं बचेगा। तो इक्विटी होल्डर्स डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट, so which is why they don't like to have such high debt। same way debt holder also doesn't like, why, क्योंकि ये इक्विटी होल्डर 1 रुपया लेके आपके 9 रुपए, डेट होल्डर का 9 रुपए लेके अय्याशी कर रहा है, सत्तेबाजी कर रहा है, जो भी कर रहा है। मार्केट में डेट होल्डर इज वेरी स्कैर्ड, क्योंकि यार मैं ऐसे कंपनी को पैसे नहीं दूंगा जिसके पास इनफ इक्विटी ना हो, राइट। सो दे आर ऑल्सो अनकंफर्टेबल विथ हाई डेट, सो बोथ इक्विटी होल्डर, डेट होल्डर, बोथ ऑफ देम आर अनकंफर्टेबल विथ हाई डेट। फिर आते हैं कंपनी के, हाउ डज कंपनी व्यू रिस्क। एक्सेसिव बोरिंग वो एक चीज है, lending, excessive borrowing or lending leads to high liquidation risk, and you mitigate this risk by, how does company mitigate this risk? By evaluating financial structure, आपका जो भी क्या भी स्ट्रक्चर है, क्या कैपिटल स्ट्रक्चर है, डेट इक्विटी क्या है, you evaluate all the risk। कौन सा रिस्क हमने जो पहले पढ़े थे, स्ट्रेटेजिक, कंप्लायंस, ऑपरेशनल, फाइनेंस, और फाइनेंस में क्या क्या है, you evaluate all those risks, you set up a risk management system, you have a proper risk management system। if you look at कोई भी कंपनी लो ना, कोई भी लिस्टेड कंपनी, दे हैव अ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कमिटी ऑफ द बोर्ड के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है। मैं एक्चुअली जाके कर चुका हूँ, क्योंकि मैं जो कोरोमंडल में काम करता था तो मैं एक्चुअली ट्रेजरी का हेड था। तो जब मैं ट्रेजरी का हेड था, वी हैड वेरी सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट रेट रिस्क, फॉरेक्स रिस्क एंड ऑल्सो लिक्विडिटी रिस्क। सो तीनों के बारे में आई एक्चुअली यूज्ड टू गो एंड प्रेजेंट टू द रिस्क मैनेजमेंट कमिटी ऑफ द बोर्ड, एंड बहुत दे विल आस्क वेरी डीप क्वेश्चंस, बिकॉज वहाँ जो बैठे हैं ऐसे ही नहीं पहुंचे बोर्ड पे, उनको भी काफ़ी चीज़ें पता रहती हैं, उनको भी काफ़ी चीज़ें, उनको बहुत सारी चीज़ें पता रहता है।
ठीक है, तो यू हैव टू सेट अप ए कमिटी, यू हैव टू सेट अप ए सिस्टम, यू हैव टू सेट अप ए रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम विच में इंक्लूड ए कमिटी अगर वो लिस्टेड कंपनी हो. देन यू मेजर द रिस्क एंड क्वांटिफाई द रिस्क. रिस्क का क्या है, कैसे मेजर करोगे, जो VAR हमने देखा है, यू मेजर एंड क्वांटिफाई द रिस्क. ठीक है, दिस इज हाउ कंपनी व्यूज रिस्क. देन गवर्नमेंट, हाउ डज ए गवर्नमेंट व्यू रिस्क. रिस्क हैव इकोनॉमी वाइड मैक्रो इकोनॉमिक फाइनेंशियल इंप्लीकेशन. मतलब लीमन जो हो गया था, लीमन ब्रदर्स का जो हुआ था 2008 में, पूरा होल वर्ल्ड faced economic issues. Everywhere markets crashed, everywhere banks had trouble, people were बहुत दिक्कत हुई थी. क्योंकि मुझे याद है मैं ट्रेडिंग डेस्क पे था उस दिन, when it crashed we knew, मतलब बहुत ही खराब चीज़ें आने वाली हैं अगले 1-1.5 साल 2 साल तक, तो things were very tough. ठीक है, failure of any bank or downgrading of any financial institution leading to a spread of distrust among society at large, potential labor disturbances. मतलब when such kind of macroeconomic events happen, it leads to लोगों का फाइनेंशियल मार्केट से भरोसा उठ जाता है. ठीक है, एंड इट कैन उसके कारण आपका यूनियन का इशू हो सकता है, क्योंकि कंपनी में हैव लॉस, वो लॉस की वजह से कंपनी में नॉट बी एबल टू पे द एम्प्लॉइज, दे कैन बी लॉकआउट्स, लेबर डिस्टर्बेंसेस. इट कैन अफेक्ट द कंपनी को अफेक्ट कर सकता है, प्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकता है, और ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट कर सकता है. ठीक है, दिस आर द स्टेक होल्डर व्यू, दिस इज द स्टेक होल्डर व्यू ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन. नाउ अभी आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस चैप्टर का, VAR, वार. ठीक है, अब आते हैं वार पे. ये एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट है. वार इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर. ठीक है, तो वो मैथमेटिकल एक अंडरस्टैंडिंग है, उसके बारे में मैं 5-10 मिनट में आता हूं, बट पहले उसका जो भी थियोरेटिकल बेस है ना, वो पहले समझ लेंगे, उसके बाद मैथमेटिकली समझना आसान होगा थोड़ा. ठीक है, व्हाट इज VAR? इट इज वैल्यू एट रिस्क. ठीक है, उसके फीचर क्या होते हैं? इट यूजेस टाइम, confidence level and loss in percentage or amount. तो there are 3 aspects in VAR computation. टाइम, कितने दिन का है, कितने महीने का है, कितने हफ्तों का है, कितने साल का है, वो पहला चीज़ है. कॉन्फिडेंस लेवल मतलब प्रोबेबिलिटी, 95%, 99%, 90%, क्या प्रोबेबिलिटी है. और लॉस इन परसेंटेज और अमाउंट, मतलब आपका लॉस क्या है. तो मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ. What is the 99% probable maximum loss over 1 day period of your portfolio? आपके पास जो भी पोर्टफोलियो होगा, उस पोर्टफोलियो में मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन 99% ऑफ द टाइम, राइट? 99% ऑफ द टाइम, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन योर पोर्टफोलियो ओवर 1 day period? दैट नंबर इज VAR, राइट? 99% ऑफ व्हाट टाइम? सोचो पिछले 100 साल का आपने डेटा ले लिया, उसमें 99% ऑफ द टाइम द मैक्सिमम लॉस इज 1 लाख. आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, उसमें मैक्सिमम लॉस इज 1 लाख. मैं ऐसे बता रहा हूँ, डोंट टेक लिटरली, आपको समझने के लिए बता रहा हूँ मैं. ओके, सो ऑन योर 1 करोड़ पोर्टफोलियो, आप उस पोर्टफोलियो का लास्ट 100 ईयर्स का कुछ करोगे, कुछ डेटा निकालोगे, डेली इंडेक्स विंडेक्स का नंबर निकालोगे, वो सब करोगे, तो उस पोर्टफोलियो का लॉस फॉर 1 डे इन 99% ऑफ द केसेस इज मैक्सिमम ऑफ 1 लाख. ठीक है, ये और डिटेल में समझाता हूं, और 5 मिनट रुको, बस समझ में आ जाएगा. इट इज अ स्टैटिस्टिकल टूल बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डिविएशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ये क्या है भाई, समझते हैं. स्टैंडर्ड डिविएशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. इट कैन बी अप्लाइड फॉर डिफरेंट टाइम हॉरिजन्स, डे, वीक, मंथ. ये मैंने पहले ही बोल चुका हूं मैं ये चीज. डिटरमाइंस द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस एट स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी. ये भी बोल चुका हूं. मैक्सिमम लॉस ऑफ 1 लाख ऑन योर पोर्टफोलियो ऑफ 1 करोड़ ओवर ए 1 day पीरियड फॉर 99% ऑफ द टाइम. ओके, देन इट इज यूज फॉर सेटिंग रिस्क लिमिट्स. आप VAR कॉन्सेप्ट को यूज करके रिस्क लिमिट सेट कर सकते हो. कैसे कर सकते हो, देखते हैं. व्हाट आर एप्लीकेशंस ऑफ VAR? इट मेजर्स द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑन एनी पोर्टफोलियो, अभी जो एक्सप्लेन कर चुका हूं. इट इज यूज्ड एज अ बेंचमार्क फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑफ एनी ऑपरेशन और ट्रेडिंग. जब आप ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हो, तो आप कितना VAR आपका एलोकेटेड आपके लिए है, दैट कैन बी यूज्ड एज अ बेंचमार्क. So you can be used as to fix limits for individuals dealing in front office or treasury. मतलब how much loss can you take? सोचिए, हम लोग अभी जो डिस्कस कर रहे थे, 1 लाख का VAR है, 1 लाख का लॉस है on a 1 crore का पोर्टफोलियो in 99% of the cases, and maximum loss is 1 lakh on a portfolio of 1 crore, and that 1 lakh I can split among 3 people. A, B, C, there are 3 traders in the company. तो तेरा लॉस 30,000, तेरा लॉस 30,000, तेरा मैक्सिमम लॉस 30,000. So every day you can enter into transactions such that your maximum loss is not more than 30,000 with 99% probability. ये कैसे करते हैं, we'll discuss.
राइट. सो इट कैन बी यूज्ड टू फिक्स लिमिट्स एंड इट कैन बी यूज्ड टू डिसाइड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, बिकॉज अब जब आप वार डिटरमाइन करोगे आपका स्ट्रैटेजी कैसे होगा, ऐसा स्ट्रैटेजी बनाओगे जिसमें आप यू डोंट क्रॉस द VAR. फिर इट इज यूज्ड एज टूल फॉर ALM इन बैंक्स. इट इज यूज्ड एज टूल फॉर ALM इन बैंक्स. नेक्स्ट, इसको आपको एक्सप्लेन करना है ना, मुझे एक्सप्लेन करता हूं, रुकिए. It is done using something called as Z-score. Z-score क्या होता है? Z-score indicates data is how many standard deviations away from the mean, and VAR is Z-score into standard deviation. तो अगर आपको ये समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा विच इज अ कर्व लाइक दिस, विच हैज कर्टोसिस ऑफ 3, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, ठीक है, एंड इन विच जिसमें 68% ऑफ द डेटा, राइट, जिसमें 68% of the data lies within one standard deviation on either side, 68.26 actually, and 95.46 lies within 2 standard deviations, and 99% lies in 3 standard deviation. So इसको explain करने के लिए ना एक easy example है, right? स्टॉक मार्केट का एग्जाम्पल लेता हूँ. सोचिए आपके पास 2001 जैन से डेटा है निफ्टी का. फर्स्ट डे निफ्टी सोचिए 100 रुपये, मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, डोंट टेक दिस लिटरल नंबर, 100 नहीं 1000 है, निफ्टी का वैल्यू 1000 है. सेकेंड जैन को वो वैल्यू 1001 हुआ है, तो क्या हुआ? 0.1% गेन. लाइक दैट थर्ड जैन को 1010, तो ये हुआ 0.9% गेन. ये 0.9 कहाँ से? 1001 से 1010, ओके, 0.9 या 0.95 जो भी होगा नंबर, ओके, या 99 या जो भी है. सो लाइक दिस आप पूरा प्लॉट करते जाओगे. कब तक प्लॉट करोगे? 2026, 27 जो भी है, यहाँ पे भी आप हो 25, 26, 27 यू विल प्लॉट निफ्टी वैल्यू जो भी है 25, 30, 40 जो भी 1000 है, ओके. यहाँ तक डेली रिटर्न्स प्लॉट करोगे. जब आप डेली रिटर्न्स प्लॉट करोगे आपको डेटा ऐसे आएगा कि कुछ दिन +1% रहेगा, कुछ दिन -1% रहेगा, कुछ दिन -0.1 रहेगा, कुछ दिन -0.5 रहेगा, कुछ दिन +0.5 रहेगा. यू विल हैव वेराइटीज ऑफ वैल्यूज. नाउ इसका एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ, ओके. फ्रीक्वेंसी टेबल में -3% टू -2%, फिर -2 टू -1, -1 टू 0, 0 टू 1, 1 टू 2, 2 टू 3, 3 टू 4, लाइक दैट. ऐसा एक अच्छा सा टेबल बनाओ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. उसमें प्लॉट द नंबर ऑफ वैल्यूज. कितने साल हैं? साल ये है 25 साल, 26 साल जो भी है, 26 साल. हर साल में सोचिए 250 या 255 ट्रेडिंग डेज हैं, तो 255 इंटू 25 राउंड फिगर के लिए 6000 डेटा पॉइंट्स है. 6000 डेटा पॉइंट्स यू विल फिल इट हियर. मतलब ऑन हाउ मेनी डेज ये 0 to 1% में रिटर्न था, हाउ मेनी डेज 2 to 3%. तो जब आप ये डेटा प्लॉट करेंगे ना तो ये डेटा ऐसे आएगा 10, 20, 50, 3000, 5000, 3200, 10, 5 को एक्चुअली ऐसा आएगा. और ये डेटा आप एक लाइन पे डाल के प्लॉट करोगे तो डेटा ऐसा आएगा, और इस डेटा का आप मीन लोगे. डेटा का मीन लोगे मतलब देयर आर डिफरेंट पॉइंट, 6375 डेटा पॉइंट्स, उन सबका मीन लो, उन सबका मीडियन लो, उन सबका मोड लो. व्हेन यू हैव लार्ज डेटा, जब आपके पास लार्ज डेटा होता है तो लार्ज डेटा का मीन, मीडियन, मोड तीनों एक ही होते हैं, और उसका एक स्टैंडर्ड डिविएशन, इस जो भी मीन आया ना, और इस डेटा का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो, स्टैंडर्ड डिविएशन. तो उस मीन के एक स्टैंडर्ड डिविएशन आइदर साइड पे जब आप प्लॉट करोगे ना, 68% ऑफ द डेटा उसी में आएगा. 68% ऑफ दिस डेटा, जो भी ये 6000 डेटा पॉइंट्स है ना, 6375 डेटा पॉइंट्स, उसका 68% जो भी है 4000 डेटा पॉइंट्स, 4000 डेटा पॉइंट्स ऑफ रिटर्न्स विल लाई विद इन 1 स्टैंडर्ड डिविएशन अवे फ्रॉम द मीन. सोचिए मीन आया कुछ 3%, स्टैंडर्ड डिविएशन आया 2%, राइट. सो 3 + 2% इज 5 हुआ, 3 - 2 इज 1 हुआ, राइट. सो in 4000 days out of 6375 days the return will be between 1 and 5%. तो ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जो लार्ज डेटा टिपिकली फॉलो करता है. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सीन इन लार्ज डेटा, वेर एवर यू हैव लार्ज डेटा. नाउ हमने अभी क्या किया है? डेली रिटर्न लिया है. सोचिए आप एवरी मिनट का रिटर्न लोगे. निफ्टी का हर इंस्टेंट का भी रिटर्न ले सकते हो ना, टेक रिटर्न, निफ्टी रिटर्न ऑफ एवरी मिनट. तो वो लेके करोगे तो डेटा और रिफाइंड हो जाएगा, बट स्टिल डेटा विल फॉलो दिस पैटर्न. तो एज एंड व्हेन आप डेटा को माइन्यूटली देखते जाओगे ना, सोचिए आप पूरे वर्ल्ड में 8-9 बिलियन लोग हैं,
उन सबका हाइट लो, हाइट 180 सेंटीमीटर्स, 150 सेंटीमीटर्स, 160 सेंटीमीटर, जो भी है, 6 फुट 2 इंच, 6 फुट 1 इंच, 5 फुट 4 इंच, जो भी जिस तरीके से भी लेना है ले लो, उसको प्लॉट करेंगे ना, इट विल फॉलो अ डिस्ट्रीब्यूशन लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और एक चीज याद रखो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये यहाँ के जो चीजें हैं ना, इनको टेल्स कहते हैं, ये जो कॉर्नर्स है ना, ये टेल्स कहते हैं, और ये टेल्स एक्स एक्सिस को टच नहीं करते हैं, ओके। और इसमें 95% डेटा इज विद इन 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, 95.46, 99.73% of the data is within 3 standard deviations. This is when they have seen lot of data points of things which are continuous data, they have realized that continuous data typically follows a normal distribution, है ना। और इसमें और properties है, not only this 1, 2, 3, you take 1.28 standard deviation, आपका 20% डेटा दोनों तरफ मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे 1.28 यहाँ तक लो, 1.28 यहाँ तक लो, इसमें 80% यहाँ रहेगा, 10% यहाँ, 10% यहाँ, 80 बीच में, 10 हियर, 10 हियर, ओके। अगर 1 स्टैंडर्ड डिवीजन लोगे तो 34, मतलब 34 प्लस 34 68 हुआ, और यहाँ पे बचा गया है 32, मतलब 16% इस तरफ, 16% इस तरफ। लेकिन अगर 1.28 लोगे तो एक साइड में, दोनों साइड मिला के 20% बचेगा और एक साइड में 10% बचेगा। तो ये जो एक साइड के बोलते हैं ना, उसे सिंगल टेल कहा जाता है। सिंगल टेल मतलब एक तरफा, राइट। दोनों टेल इज 2 टेल्स, मतलब आप दोनों साइड देख रहे हो। हम जब फाइनेंस में वीआर की बात करते हैं तो हमें एक चीज याद रखना चाहिए, वी आर बॉदर्ड अबाउट लॉसेस। लॉसेस दोनों तरफ नहीं होते हैं ना। मार्केट जब नीचे जा रहा है तभी लॉस होता है ना, मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो लॉस थोड़ी होगा। तो यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट 2 टेल्स, मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर बॉदर्ड अबाउट 1 टेल। अगर देयर मे बी ऑड केसेस, सोचिए आपने पुट भी बेचा है और कॉल भी बेचा है, तब मार्केट ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है तो आपको झटका लगेगा, वो अलग बात है। ये पुट कॉल ना आपको डेरिवेटिव चैप्टर में समझ में आएगा, बट जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको अभी के लिए। तो usually losses are on one side only when you have, let's say, gone long. When you have gone short, loss on the other side, but you have gone long on one security, gone short on another security, then losses can be on both side. तो क्वेश्चन में एक बहुत ही क्लियरली दिया जाएगा आपको कि is it 1% loss और 2 tail 1 tail, जो भी है आपको बहुत ही क्लियरली दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर 1.65 स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों तरफ, तो 10% both sides and 5% on one side. Same way 1.96 standard deviation, 5% दोनों साइड और 2.5% each side. 2.33 standard deviation 2 and 1. 2.58 standard deviation 1 2 sides and 0.5 on one side. ठीक है, तो ये हुआ। ये चीज़ है ना आपको याद ब्रॉडली रख लो, क्योंकि एग्जाम में मैं एक क्वेश्चन भी दिखाने वाला हूं आपको, उसमें वो लोग दे देंगे। अगर नहीं दिया, बाई चांस नहीं दिया, आपको ये नंबर्स याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा याद रख लो, और 2 टेल 1 टेल भी याद रख लो, ठीक है। 1.28 1.65 1.96 2.33 2.58, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ बढ़ते हैं? बेसिक फॉर्मूले। बेसिक फॉर्मूले क्या है? वेरिएंस। वेरिएंस आपको याद रहेगा, सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाई एन। एक्स बार क्या है? मीन है। फॉर ईच वैल्यू को लेके उसमें से मीन निकालोगे, उसका स्क्वायर करोगे, सारे सच स्क्वायर को ऐड करोगे, फिर डिवाइड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज करोगे। सिग्मा x माइनस एक्स बार बाई एन, वेयर x इज ऑब्जर्वेशन, n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड x बार इज द मीन, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? सिग्मा विच इज रूट ऑफ वेरिएंस। फिर कोवेरिएंस क्या है? सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार बाई एन। फिर आते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन का ये है रो, p जैसा है ना, इसको p भी बोल सकते हो, r यू कैन डिनोट इट बाय r आल्सो, ठीक है, विच इज कोरिलेशन। कोरिलेशन इज व्हाट? कोवेरिएंस बाय स्टैंडर्ड डिविएशन x स्टैंडर्ड डिविएशन y। ये ना, ये सब फॉर्मूले आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, ये भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में डिटेल पढ़ोगे। 2 फॉर्मूले हैं, एक है W1 सिग्मा 1 होल स्क्वायर प्लस W2 सिग्मा 2 होल स्क्वायर प्लस 2 W1 W2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 इनटू कोरिलेशन A प्लस B होल स्क्वायर फॉर्मूला, सिंपली। दूसरा है इफ, ये जब ये तब इस्तेमाल करोगे जब आप वेट्स ले रहे हो, और जब आप डायरेक्टली स्टैंडर्ड डिविएशन रूपी टर्म्स में ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, एक प्रॉब्लम देखते हैं अभी, तब डायरेक्टली वो स्टैंडर्ड डिविएशन का आप स्क्वायर कर सकते हो। तो सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 इनटू कोरिलेशन, ये होगा, उसका स्क्वायर रूट लोगे तो आएगा आपको पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन। फिर VAR। VAR क्या पढ़ा था हमने? VAR इज योर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो, जो हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट किया ना, वो स्टैंडर्ड डिविएशन इनटू पोर्टफोलियो वैल्यू, जो भी पोर्टफोलियो का वैल्यू है, इनटू क्यूमुलेटिव स्कोर, इनटू क्यूमुलेटिव जेड स्कोर। क्यूमुलेटिव जेड स्कोर क्या है? 2.33 इनटू रूट एंड डेज, जो भी डेज है उसका रूट। नाउ जब आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे ना, तो ये पोर्टफोलियो वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं करोगे,
जब आप ये सेकंड वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हो तभी पोर्टफोलियो वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे। क्या है ये चीज, प्रॉब्लम में देखेंगे, समझ में आ जाएगा। ये रूट एन जो है ना, जब आप 1 डे का VAR फाइंड आउट कर रहे हो तो रूट 1 विच इज 1। अब 10 दिन का VAR फाइंड आउट करोगे तो रूट 10, तो रूट 10 जो भी नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो वेयर z स्कोर इंडिकेट्स हाउ मेनी स्टैंडर्ड डिविएशंस अवे फ्रॉम द मीन द वैल्यू इज, ठीक है। तो ये हुआ। अभी चलिए देखते हैं 2 प्रॉब्लम, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, कुछ ज्यादा कुछ ऐसा कुछ भी तीर मारने वाला चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल है। डिटरमाइन द 10 डे 10 दिन का 99% VAR of Mr. J's portfolio given the Z score from the normal table at 99% confidence is 2.33। मतलब 2.33 क्या था, when it is risk which is negative which is loss 2.33 99 मतलब single tail 2.33 1% single tail, राइट। 1% कहाँ से है, मुझे 99 बोला ना उन लोगों ने, सो 100 minus 99 is 1 नो, तो 1% मतलब सिंगल टेल, मतलब दे आर लुकिंग ओनली एट लॉस, ठीक है। सो गिवन Z स्कोर फ्रॉम नॉर्मल टेबल इज 2.33, शो योर कैलकुलेशंस अप टू 4 डेसिमल पॉइंट्स, ठीक है, कर लेंगे। तो क्या है डेटा, क्या है, शेयर्स ऑफ ABC में उन लोगों ने 200 लाख डाला है, XYZ के शेयर में और 200 लाख, मतलब पूरा 400 लाख, 4 करोड़ का था, उसमें 200 लाख मतलब 2 करोड़ ABC में डाला है, 2 करोड़ XYZ में डाला है। फिर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बोथ द शेयर्स, दोनों शेयर्स का स्टैंडर्ड डिविएशन 1% है, डेली स्टैंडर्ड डिविएशन, ये दिन का स्टैंडर्ड डिविएशन है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दोनों शेयर्स के बीच में कोरिलेशन भी है विच इज 0.3। तो अभी हाउ डू वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वी कैन सॉल्व इट इन 2 वेज, फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डिविएशन इन रूपी टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सिक्योरिटी, या फिर फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डिविएशन इन वेटेज टर्म्स यूजिंग वेट्स, एंड देन उसके बाद उससे पोर्टफोलियो वैल्यू जो भी पोर्टफोलियो वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई करो। पहला ये करेंगे, पहले पोर्टफोलियो वेरिएंस करेंगे, ये है फॉर्मूला अपना वेट्स के हिसाब से। और अगर आप डायरेक्टली पोर्टफोलियो के वैल्यू से कर रहे हो तो ये ऐसा ये मेथड है। क्या है ये मेथड, 2, ये 2 कहां से आया मुझे, ये 200 lakhs विच इज 50% हैज 1% स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है ना, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन 1%। सो 200 lakhs पे 1% कितना आता है, 2 lakhs। सो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ XYZ और ABC इज 2 lakhs ईच, है ना। तो और कोरिलेशन इज 0.3 एंड टोटल पोर्टफोलियो 4 करोड़, तो 50% 2 करोड़, ठीक है। तो क्या करोगे, स्टैंडर्ड डिविएशन डायरेक्टली फर्स्ट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन इन रूपी टर्म्स, क्या है यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन इन रूपी टर्म्स, डायरेक्टली 2 लाख। सो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B इंटू R। सो 2 इंटू 2 इंटू 2, A भी 2 है, B भी 2 है, इंटू R इज कोरिलेशन 0.3, तो आपको आया है नंबर 10.4। ये क्या है, 10.4 इज द पोर्टफोलियो वेरिएंस, क्योंकि हमने रूट नहीं डाला है, तो उसका रूट निकालोगे तो 3.22 आएगा। ये 3.22 जो भी है आपका, दिस इज द वेरिएंस, दिस इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो। आपका Z स्कोर है 2.33, थोड़ा डिलीट कर लेता हूं मैं, आपका Z स्कोर है 2.33 और कितने दिन का लॉस चाहिए, 10 दिन का लॉस। सो आप क्या करोगे, 2.33 इंटू रूट 10 करोगे, क्योंकि मैंने कहा था ना आपसे कि जब भी आप डेज को आपको डेज मल्टीप्लाई करना है तो आप तो इंटू रूट 10 करो, रूट डेज करोगे, ठीक है, इंटू 3.2249 विच इज पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन। सो यहाँ पे जो भी फॉर्मूला है अपना कहाँ है, दिस इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो डायरेक्टली इन रूपी टर्म्स, तो उसको दोबारा पोर्टफोलियो वैल्यू से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे 3.2249 इंटू 2.33 इंटू रूट 10। जब आप वो वेट्स का फॉर्मूला जो यूज करोगे तो क्या आएगा, सिग्मा 1 W1 होल स्क्वायर, सिग्मा 2, सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन इन परसेंटेज टर्म्स, सिग्मा 2 W2 होल स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा 1 W1 सिग्मा 2 W2 इंटू कोरिलेशन, तो आपको आएगा एक नंबर 0.000065, वो है वेरिएंस। उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आएगा स्टैंडर्ड डिविएशन। तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, टू गेट द पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डिविएशन, पोर्टफोलियो वैल्यू 400 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3.2249। सेम नंबर था ना 3.2249, बस सेम आएगा भाई, क्योंकि वो फॉर्मूला को, सेम फॉर्मूला को आप डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, बस और कुछ नहीं। इंटू अगेन 2.33 रूट 10, 3.2249 इंटू 2.33 इंटू रूट 10 आपको आएगा 23,76,014, 23.7614, 23.7614, कोई भी मेथड में करो आंसर सेम आएगा। आप एग्जाम में एक ही मेथड करना भाई साहब, 2 मेथड मत करो, एक मेथड करो, सिग्मा 1 W1 सिंपलेस्ट है, इजीली आपको हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ पहला प्रॉब्लम। अभी दूसरे प्रॉब्लम पे आते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है, पढ़ते हैं चलिए। On Tuesday morning, before opening of the capital market, an investor, while going through his bank statement, has observed an amount of 7 lakh is lying in his bank account. मतलब 7 लाख का पैसा है
अमाउंट इज अवेलेबल टू यूज फ्रॉम ट्यूसडे टिल फ्राइडे, मतलब 4 दिन, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 4 दिन है ना, 4 दिन तक इस पैसे को कुछ भी कर सकते हो। द बैंक रिक्वायर्स ए मिनिमम बैलेंस ऑफ 1000, तो 7 लाख में से 1000 रुपीज इज मिनिमम बैलेंस, मतलब 6,99,000 is what he can use. The investor decides to make a maximum possible investment where VAR should not exceed the balance lying in his bank account. मतलब आप पैसा ऐसे डालोगे, ऐसे इन्वेस्टमेंट में डालोगे, शायद कितना भी डालो, शायद फ्यूचर्स का एंटर करो, ऑप्शंस का एंटर करो, जो भी करो, उसका वार जो है वो 6,99,000 होना चाहिए। ठीक है, 6,99,000 is not the investment, 6,99,000 is the maximum loss। ठीक है, द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज 1.5% पर डे, मतलब वो एक जो सिक्योरिटी में जो डाल रहा है उसका डेली स्टैंडर्ड डिविएशन, डेली है ना, पर डे डेली स्टैंडर्ड डिविएशन उसका 1.5% है। रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस लेवल इज 99%, मतलब वन टेल, लॉस ही ढूंढ रहे हो ना, प्रॉफिट नहीं ढूंढ रहे हो, 1% प्रॉफिट नहीं ढूंढ रहे हो ना, 1% लॉस ही ढूंढ रहे हो। 1% बाई 1%, 99% बोला है इसलिए। So given standard nominal probabilities in table below, determine maximum possible investment. So 99% का क्या होगा, ये है 99%, तो 2.33 is the Z value। ठीक है, 2.38 यहाँ पे और सेकंड डेसिमल में यहाँ से उठा लो, so 2.33 gives you 99.01, which is 99% probability। फिर तो क्या करोगे, पहले 7 लाख का पैसा है, उसमें से 1000 निकालो, 6,99,000, फिर आपका स्टैंडर्ड डिविएशन 1.5%, कॉन्फिडेंस लेवल 99, तो 99 का Z स्कोर है 2.33। हम डेटा ही दे रहे हैं भाई, जो डेटा है वही लिख रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा हूं। फिर व्हाट इज 1 डे वार और 4 डे वार, ये क्या नया स्टोरी है। तो पहले कहा था इन लोगों ने 4 दिन का पैसा है, तो ये जो 6,99,000 है, 4 दिन तक पैसे नहीं चाहिए, वही है ना, तो 6,99,000 जो पैसा उसके पास ज्यादा पड़ा है, जिसके साथ वो अय्याशी कर सकता है, रिस्क ले सकता है, जो भी कर सकता है। एक दिन का लॉस 6,99,000 है या 4 दिन का 6,99,000 है ना, तो उन्होंने क्लियरली बताया नहीं है। इंस्टीट्यूट के साथ बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि उन लोगों ने क्लैरिफाई नहीं किया कि वो 4 दिन का लॉस 6,99,000 है या फिर एक दिन का लॉस 6,99,000 है। तो मैंने दोनों तरीके से सॉल्व कर लिया। क्या किया मैंने, एज्यूमिंग एक दिन का लॉस 6,99,000 है, तो आप क्या करोगे, VAR क्या है, VAR इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन इनटू पोर्टफोलियो वैल्यू इनटू Z स्कोर इनटू √1 इनटू √1, यहाँ पे √1, राइट, क्योंकि एक दिन का है ना, तो अपने पास वार ऑलरेडी है, VAR ऑलरेडी है, पोर्टफोलियो वैल्यू नहीं है, तो 6,99,000 इज इक्वल टू 1.5% इनटू पोर्टफोलियो इनटू 2.33 इनटू √1 इज 1, राइट। तो पोर्टफोलियो वैल्यू आएगा 6,99,000 डिवाइड बाय 1.5 एंड 2.33, जो पोर्टफोलियो वैल्यू आएगा 2 करोड़। सो सिंगल डे का लॉस 6,99,000 होने का जो भी चांस है, राइट, एट 1% प्रोबेबिलिटी with 1.5% standard deviation of that particular securities returns is for a portfolio of 2 crores। तो अगर आपका पोर्टफोलियो 2 करोड़ है तो उसमें वो चांस है कि 1% चांस that you may lose 6,99,000 in a single day because that particular stock has 1.5% per day standard deviation। अगर आप 4 दिन का लोगे तो सेम 6,99,000 इज इक्वल टू 1.5 इंटू पोर्टफोलियो इंटू 2.33 इंटू √4, तो सॉल्व करोगे पोर्टफोलियो का वैल्यू आएगा 1 करोड़। तो अगर आप 4 दिन तक वो लॉस, अगर 4 दिन में मैक्सिमम लॉस 6,99,000, तो आपका पोर्टफोलियो वैल्यू घटेगा, क्योंकि देयर इज वेरी, अभी सोचिए एक दिन में 6,99,000 लॉस का होने का चांस जो भी है 2 करोड़ रुपए है, 2 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो पे है, बट 4 दिन में वो ज्यादा हो सकता है ना। 2 करोड़ रुपए डालोगे तो लॉस 699 उससे ज्यादा हो सकता है, तो कम डालो, तो पैसा अगर पोर्टफोलियो का वैल्यू आपका कम है तो आपका 6,99,000 जो लॉस है उस पर लिमिट हो सकता है, क्योंकि दिन ज्यादा हैं, क्योंकि दिन ज्यादा है। कितना ज्यादा है, जो भी 1 था अभी 4 हो गया है, तो डेज हैव इंक्रीज फ्रॉम 1 to 4, सो द प्रोबेबिलिटी of 99% loss happening over the 4 days is higher, which is why at 6,99,000 higher, which is why if you have fixed the probability at 99%, you will reduce the amount to 1 crore, right? तो आंसर है 2 करोड़ at 1 day investment और 1 crore at 4 day investment। ठीक है, ये हो गए 2 सिंपल प्रॉब्लम, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन आए तो सिक्सर। ठीक है, प्लीज नो दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। ठीक है, अब थोड़ा जो थियरी बचा है जल्दी खत्म करते हैं, चैप्टर खत्म। तो हमने क्या क्या पढ़ा था, काउंटर पार्टी रिस्क के बारे में पढ़ा था। काउंटर पार्टी के रिस्क इंडिकेटर क्या होता है कि रिसोर्स शॉर्टफॉल, जो जिससे भी आप डीलिंग करते हो उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, कुछ भी कारण से हो सकता है, उसके पास पैसे नहीं है, जिससे आना था नहीं आया है, उसका लॉस हो गया, कुछ डैमेज हो गया, जो भी है, राइट। हिस्ट्री ऑफ इंसॉल्वेंसी, बचपन से वो आदमी कभी पैसा नहीं देता है,
आपके भी कोई दोस्त वोस्त रहेंगे ना, कोई जान पहचान जो हमेशा पैसे लेते हैं वापस नहीं देते हैं, तो हिस्ट्री ऑफ डिफॉल्ट उस जैसे बंदों से या बंदियों से जो भी हैं, बी केयरफुल, दैट इज एन इंडिकेटर दैट देर इज अ वेरी हाई काउंटर पार्टी रिस्क। फिर आते हैं रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस। मेरे पास पैसे है भाई, बट गवर्नमेंट ने मेरा बैंक को फ्रीज कर दिया, बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया, या फिर आप दूसरे कंट्री हो, मैं इस कंट्री में हूं, गवर्नमेंट ने स्टॉप मी फ्रॉम सेंडिंग मनी, राइट, उस तरीका भी हो सकता है। फिर फॉरेन गवर्नमेंट हॉस्टाइल एक्शन, सेम थिंग, दूसरा इंडिया पाकिस्तान के बीच कुछ चल रहा है, इंडिया सेड ऑल रेमिटेंसेस टू पाकिस्तान स्टॉप, और अमेरिका इराक के बीच में कुछ चल रहा है, अमेरिका सेज नोबडी कैन यूज डॉलर टू सेंड मनी टू ईरान और इराक, ठीक है। थर्ड पार्टी डिपेंडेंस, आप मेरे पास पैसे नहीं है, कहीं और से आने हैं, उसने नहीं दिया, ही इज डिफॉल्टिंग ऑन मी सो आई एम डिफॉल्टिंग ऑन यू, राइट। सो दिस अगर एस का हिस्ट्री है तो दीज आर ऑल इंडिकेटर्स ऑफ काउंटर पार्टी रिस्क। अभी आपको इस काउंटर पार्टी रिस्क को आप कैसे काउंटर कैसे करोगे, मतलब मिटिगेट कैसे करोगे, मतलब हाउ डू यू फाइट दिस और हाउ डू यू रिड्यूस दिस, आप करोगे ड्यू डिलिजेंस ढंग से, फुल प्रॉपरली यू विल गो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ द पार्टी, उसका क्या हिस्ट्री है, पहले कभी बैंकरप्सी पिटीशन फाइल किया है, ढंग से पैसे देता है कि नहीं देता है। डाइवर्सिफिकेशन, हमेशा डोंट हैव ओनली वन पार्टी फॉर एवरीथिंग, मतलब आपका जो भी लेंडिंग है एक ही पार्टी को दिया है, आपका जो भी आपका एक बड़ा सा डेटार है, डाइवर्सिफिकेशन नहीं करोगे तो ऑब्वियसली लॉस होगा। आपके पास यू शुड हैव 10 सेल्स पीपल, यू शुड हैव 10 बिग डीलर्स, यू शुड हैव 10 पीपल टू हुम यू हैव लेंट मनी, छोटा छोटा जो, इंस्टेड ऑफ लेंडिंग ऑल द मनी टू वन पर्सन। फिर एक्सपोजर लिमिट्स, सो ईच पर्सन के लिए आपका जो भी डेटार है उसको यू विल हैव एक्सपोजर लिमिट, इससे ज्यादा मैं तुम्हें बेचूंगा नहीं, जब तक पैसा वापस नहीं आएगा आपको नए दूंगा ही नहीं, नया माल, राइट। देन क्रेडिट अप्रूवल प्रोसीजर, एनी टाइम यू हैव टू गिव न्यू क्रेडिट। आप हाउसिंग लोन अप्लाई करोगे, आपके घर में किसी ने अप्लाई किया होगा तो आपको पता चलेगा, राइट, कि लोन ऐसे नहीं मिलता है, बहुत सारा प्रोसेस रहता है, 1 महीना लगता है लोन सैंक्शन होने के लिए, ठीक है। फिर क्विक एक्शन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट आने का छोटा सा भी चांस है, जल्दी जल्दी जाओ, माल पकड़ो, फाइल अ केस, डोंट अलाउ दैट पार्टी टू सेल एनीथिंग, उसको भागने मत दो, उसको डेली पकड़ के रखो, ठीक है। देन परफॉर्मेंस गारंटी, बिकॉज गवर्नमेंट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दे टेक परफॉर्मेंस गारंटी, जब बैंक गारंटी होते हैं या फिर इंश्योरेंस होते हैं, क्रेडिट इंश्योरेंस होता है, सो दीज आर ऑल वेज इन विच यू कैन मैनेज द रिस्क, ठीक है। फिर आते हैं पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क के इंडिकेटर क्या होते हैं, नेशनलाइजेशन, सो इंडिया में भी हुआ है ना बैंक का नेशनलाइजेशन में जो बोल रहा था, वेनेजुएला सेज आई विल नेशनलाइज एवरीथिंग, ओके। प्राइस फिक्सेशन, गवर्नमेंट डज नॉट अलाउ यू टू फिक्स योर ओन प्राइस, गवर्नमेंट ही बोलता है क्या प्राइस फिक्स करना है। फिर लोकल जेवी, दे से एवरीबडी हैज लोकल जेवी, सब लोग लोकल जेवी क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि एवरीबडी सीज दैट देयर आर रिस्क्स इन डूइंग पुटिंग योर ओन मनी, इसीलिए सब लोग लोकल जेवी कर रहे हैं, राइट। हाउ डज दिस लोकल जेवी इंपैक्ट, बताता हूँ, नेक्स्ट डिस्कशन में वही आएगा। एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन करेंसी कन्वर्शन, आप कॉन्गो में गए हो या वेनेजुएला में गए हो, इक्वेडर में गए हो, कहीं साउथ अमेरिकन कंट्री या अफ्रीकन कंट्री में गए हो, वहाँ पे गवर्नमेंट सेज दैट नहीं आप ऐसे पैसे लेके वापस नहीं जा सकते, ला लो, जब पैसे लेके अंदर लेके आ रहे हो ठीक है, वापस लेना है तो एवरी डे यू कैन डू ओनली सो मच, उस टाइप का जब आप रिस्ट्रिक्शंस डालते हो, दीज आर ऑल इंडिकेटर्स दैट देयर इज अ ह्यूज पॉलिटिकल रिस्क, ठीक है। हाउ डू यू मिटिगेट द पॉलिटिकल रिस्क, आप लोकल जेवी एंटर करते हो। क्या है लोकल जेवी, तो यू इंस्टेड ऑफ खुद का पैसा डालने के बजाय आप लोकल पार्टी के साथ जेवी करते हो और लोकल फाइनेंसिंग उठाते हो, मतलब लोकल बैंक से लोन लेते हो। अगर गवर्नमेंट आके नेशनलाइज किया, आपका तो इन्वेस्टमेंट छोटा सा गया ना, बाकी पूरा जो है लोकल पार्टनर का गया, लोकल बैंक का गया है, तो गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं रहेगा कि आपका पैसा हड़प ले, ठीक है। तो लोकल फाइनेंसिंग और जेवीज इज अ वे टू मिटिगेट पॉलिटिकल रिस्क। देन स्टडी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब पुराना हिस्ट्री पढ़ो, कैसा हुआ है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्या है, किस किस के साथ क्या झगड़ा हुआ है। मल्टीलैटरल एजेंसीज, ये है वर्ल्ड बैंक, IMF को इन्वॉल्व कर दो, वो स्क्रू टाइट कर लेंगे कंट्री का। कोई भी कंट्री इज वेरी केयरफुल ऑफ प्लेइंग अराउंड व्हेन मल्टीलैटरल एजेंसीज आर इन्वॉल्व इन अ प्रोजेक्ट। फिर आएंगे प्रायर नेगोशिएशन, पहले जाके गवर्नमेंट से बात कर लो, भाई क्या आपको क्या चाहिए, हमें क्या करना है, व्हाट आर द रूल्स, व्हाट आर द रेगुलेशन, पहले पता कर लो, ताकि बाद में उसके कोई डिस्प्यूट ना आए, ठीक है। फिर पॉलिटिकल रिस्क इंडिकेटर्स इन्वॉल्व एम्बेसीज, मतलब आप एम्बेसीज को इन्वॉल्व कर लो, आपका लोकल जो भी आपके देश का जो भी एम्बेसी है ना, उससे जाके बात करो, वो बताएंगे कि क्या रिस्क हैं, किसी और के साथ क्या हुआ है, गवर्नमेंट कैसे बिहेव करता है, वो सब। फिर अंडरस्टैंडिंग लोकल पॉलिटिक्स, जस्ट बिकॉज आप उस कंट्री के नहीं हो, यू कांट इग्नोर लोकल पॉलिटिक्स एंड लोकल इकोनॉमिक सिचुएशन, यू हैव टू, आपके पास यू हैव टू हैव अ सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल पॉलिटिक्स एंड लोकल इकोनॉमी, वरना आपका जो भी पैसा डाला है ना इस कंट्री में, वो एक दिन पता नहीं क्या हो जाए,
इफ यू डोंट हैव एन अंडरस्टैंडिंग, इधर रुपी में डिप्रिशिएट, रुपी में अप्रिशिएट, वहां का करेंसी को कुछ हो जाए, कुछ भी हो सकता है, और नेशनलाइज हो जाए, कंट्री इज गॉन टू डॉग्स, जिम्बाब्वे की तरह कुछ हो गया, सो कुछ भी हो सकता है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस टू हैंडल पॉलिटिकल रिस्क. फिर आते हैं लास्ट 2 रिस्क, बहुत ही आसान है. इंटरेस्ट रेट रिस्क इंडिकेटर्स. व्हाट आर द रिस्क ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क? वी विल स्टडी, अभी आगे इंटरेस्ट रेट रिस्क चैप्टर है. इंडिकेटर्स आर मैक्रो इकोनॉमिक डेटा, बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक डेटा. किस तरह का डेटा? लाइक योर इन्फ्लेशन, जीडीपी, इंडस्ट्रियल आउटपुट, आपका कौन कैसा है इंडस्ट्रियल आउटपुट. आपके पास अगर जब वो अंडरस्टैंडिंग होगा ना कि इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ रहा है, घट रहा है, कैसे हो रहा है, उसके लिए उसके बारे में आपको जितनी ज्यादा जानकारी हो, आप कंट्री के इंटरेस्ट रेट्स के बारे में उतनी अच्छी तरह प्रेडिक्ट कर सकते हो. सो इफ इकोनॉमी इज डूइंग वेरी वेल, इंटरेस्ट रेट्स प्रॉब्ली आर इन वन वे. इकोनॉमी इज इन वेरी वेरी बैड शेप, देन इंटरेस्ट रेट्स विल कम डाउन. और इकोनॉमी सोचो ओवरहीट हो गया, इंटरेस्ट रेट्स बहुत बढ़ जाएंगे. राइट. डिमोनेटाइजेशन, इंडिया में डिमोनेटाइजेशन हुआ था. जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो हम सब लोगों ने जाके पैसे बैंक में डाल दिए थे ना. 5,500 रुपए का नोट, 2,000 का नोट, जो भी नोट थे सब जाके बैंक में डाल दिया. तो बैंकों के पास लिक्विडिटी ज्यादा हो गया, तो इंटरेस्ट रेट गिर गए. आरबीआई पॉलिसी, ऑब्वियसली आरबीआई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जो भी सेट करते हैं, दैट दोज आर ऑल इंडिकेटर्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स. फिस्कल पोजीशन, गवर्नमेंट के पास अगर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है तो गवर्नमेंट को ज्यादा बोरो करना पड़ेगा, तो मतलब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे. राइट. फिर इन्फ्लेशन, ऑब्वियसली अगर ज्यादा इन्फ्लेशन है तो आरबीआई रेट बढ़ाएगा तो रेपो रिवर्स रेपो रेट वो बढ़ेंगे तो आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेंगे. सो यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दीज एस्पेक्ट्स. ठीक है. फिर आएंगे करेंसी रिस्क इंडिकेटर. करेंसी रिस्क इंडिकेटर क्या होते हैं? गवर्नमेंट एक्शन, गवर्नमेंट का क्या स्टोरी है भाई. पुराना, डज गवर्नमेंट इन्वॉल्व themselves in currency management? Have they set a rate? Do they do any different or weird things, like suddenly they will say आज फॉरेन इन्वेस्टमेंट रोक देंगे, आज टैरिफ बढ़ा देंगे. राइट. अगर ऐसे चीज कुछ गवर्नमेंट कर रहा है, देन दैट हैज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट ऑन करेंसी. Then nominal interest rate, मतलब interest rates and currency rates are very very closely linked, right? Same way with inflation rate, interest rate, inflation rate. इसके बारे में ना आप actually interest rate risk management chapter में बहुत पढ़ोगे. Interest rate parity theory, PPP theory, वो सब. ठीक है. तो अभी तक तो ये याद रखो कि nominal interest rates and inflation rates have a very very strong impact on currency, right? Then natural calamities. सोचो कहीं पे war हो गया, calamity हो गई, कोविड आया था, so then people had to cut rates in order to boost the economy, right? Then change in government. Is the government open government, closed? मतलब are they protectionist और या फिर हर चीज स्वदेशी होनी चाहिए, या फिर नहीं we are open country where foreign currency investments can happen, foreign currency people can invest in stocks, all that, right? So these are the aspects that you will consider when you have to figure out कि ये currency का risk जो भी है ना, is the currency going to appreciate, depreciate, उसका exchange rate में क्या होने वाला है. So you will consider all these aspects when you are trying to assess the currency का risk. ठीक है. These are all currency risk indicators. ठीक है. तो बस ये हो गया, चैप्टर हो गया खत्म, चैप्टर खत्म. These are the things. थोड़ा सा थियरी है, थोड़ा सा बेसिक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, 2-3 क्वेश्चंस बस. मैं बाकी पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाला हूं क्योंकि दे आर ऑल वेरी सिमिलर. ठीक है. तो ये हुआ इस चैप्टर का रिविजन, और बाकी के चैप्टर के भी हमारे पास रिविजन्स हैं. ये इसका नोट्स भी अपलोड किया है इस वीडियो के साथ. बाकी सब चैप्टर्स के भी रिविजन वीडियोस आए हैं तो वेरी गुड, नहीं आए तो थोड़ा वेट कर लो, आ रहे हैं बस. ठीक है. क्योंकि मैं सब चैप्टर्स का वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूं. ठीक है. चलिए दोबारा मैं बोलता हूं, आप हमारे जो भी यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन पे सब्सक्राइब, बेल आइकॉन क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आए. मेरा जो भी पर्सनल लिंक्डइन है, ट्विटर है, इंस्टा है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, कंपनी का लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टा सब पे फॉलो कीजिए. जो भी इंफॉर्मेशन आएगा हम आपको तुरंत भेजेंगे. ठीक है. चलिए, जो भी पढ़ रहे हो अच्छी तरह से पढ़ो एंड सक्सीड. ऑल द वेरी बेस्ट.